अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सदर आरिफ अलवी की तरफ से दो अहम कानूनी बिल्स पर दस्तखत न करने के दावे ने नया पिंडोरा बॉक्स खोलने के साथ साथ नए बहरान को जन्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद वो कानून बन गए हैं। लेकिन फिर अचानक आज सुबह सदर आरिफ अलवी की तरफ से एक ट्वीट सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि वो इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने अपने अमले को हिदायत की कि बगैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। अमले से कई बार पूछा भी गया और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि बिल वापस हो गए, लेकिन अब पता चला कि अमला उनकी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। उन्होंने बिल की मंजूरी पर उन लोगों से माफ़ी भी मांगी जो इससे मुतासर होंगे। इसके सबसे बड़े मुतासर तो खुद उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर हैं। क्या ये माफ़ी उनसे मांग रहे हैं? यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अगर बिल्स को वापस ही करना था तो सदर ने एतराज़ के साथ वापस क्यों नहीं किया? कल जब बिल पर दस्तखत की खबर आई तो सदर 24 घंटे तक क्यों खामोश रहे? सदर साहब ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अहकामात न मानने वाले अमले के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की? वजारत कानून ने सदर के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें अपने अमल को ओन करना चाहिए। वज़ीर कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत को आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल 2 अगस्त को और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल 8 अगस्त को भेजा गया था। आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि कोई भी बिल जब ऐवान सदर में मौसूल होता है तो सदर को 10 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला करना होता है। यूं आर्मी एक्ट के 10 रोज़ 12 अगस्त और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल के आइनी 10 दिन 18 अगस्त को पूरे हो गए थे, लेकिन इस दौरान सदर मुमलिकत की तरफ से दोनों बिल्स के हवाले से कोई राय नहीं दी गई। माजी में जब भी सदर को बिल भिजवाए जाते हैं तो सदर अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसकी मंजूरी या वापस भिजवाए जाने का ऐलान करते हैं, लेकिन इस मामले पर उनके अकाउंट से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सियासी जमातें सदर के इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं। सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा फ़ारूक साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि साबिक मुशीर हैं ये सदर के। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। सर, ये फरमाइए, आपने ऐवान सदर में ऑब्वियसली काफ़ी वक्त गुजारा है, सदारती मामलात को इंतहाई करीब से आपने देखा है। अगर सदर को किसी बिल को पार्लियामेंट को वापस भेजना हो तो प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, और क्या ये सब कुछ ज़बानी हो सकता है कि सदर साहब ने कह दिया वापस भेज दें और फिर उसके बाद वापस भेज दिया जाए, या फिर बाकायदा तौर पर कोई तहरीरी नोट लिखना होता है इसके लिए? फारूक साहब जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ऐवान सदर में एक कंप्लीट लॉ डिवीज़न होता है जिसको हेड सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करता है। अगर ना हो तो ऐसा कोई कानूनदान उसको हेड करता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। सही, यानी बहुत आला दर्जे का कानूनदान। तो ऐसे सूरत में ये मामला उसको लॉ डिवीज़न को या लॉ सेक्शन को रेफ़र किया जाता है, और वो जो लॉ सेक्शन है आइन की रोशनी में उसका जायज़ा लेकर वो वजूहात बयान करता है कि इन वजूहात की बुनियाद पर ये बिल या ये कानून साजी आइन से मुताबिकत नहीं रखती, इसके ये नुकसानात होंगे, या ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, या पाकिस्तान के बुनियादी नज़रिए के ख़िलाफ़ है, या पाकिस्तान के अवाम को इससे ये नुकसान पहुँचेगा। वो सारी जो एतराज़ात हैं आइन की रोशनी में लिख के सदर ममलिकत को पेश किए जाते हैं, और उसका फाइल में रिकॉर्ड होता है, और सदर ममलिकत उसको अप्रूव कर देते हैं या डिसअप्रूव करके मामला को आगे कर दिया जाता है। हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, इसमें कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, कोई भी ज़बानी जमा खर्च पे काम नहीं हो रहा होता है ऐवान सदर में। सर, अब सदर बिल पर कोई राय अपनी नहीं देते, जैसे कि इस केस में हुआ है, और मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, इस सूरत में क्या होता है और फिर इस पर ऐवान सदर का किरदार क्या होता है? फारूक साहब देखें, ये एक यूनिक सूरत हाल है। हमारे यहाँ पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन आइन इस सिलसिले में खामोश नहीं है। आइन इस सिलसिले में वही बात कहता है जो इस वक्त निगरान वज़ीर कानून ने भी कही है, और अमलन सिचुएशन भी वही है
कि वो डिक्लेयर हो जाता है, कानून साजी डिक्लेयर हो जाती है, वो लॉ बन जाती है। और इस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा, क्या ये मुमकिन है सर कि सदर मुमलिकत की तरफ से कोई अहकामात दिए जाएं और उनका जो स्टाफ है वो हुक्म अदुवली भी करे और फिर बाद में झूठ भी बोल दे? अमलन ऐसा मुमकिन है? देखें, जो सिविल सर्वेंट है या जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है, जो आदमी सदर के दफ्तर में काम करता है, वो बड़ा ही उसकी आंखें माफ़ कीजिएगा, उसकी आंखें खुली होती हैं, वो कानून और ज़ाब्ते को जानता है, वो जिस लेवल का भी दफ्तर ऑफिसर हो। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि वो उसको डिसओबे करे या कोई ऐसी उसकी हिदायत को ना माने। इसलिए कि अगर वो आप ऐसा करते हैं और उस हिदायत को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप अपने गले में खुद फंदा डाल रहे हैं। तो कौन सरकारी अफसर और कौन सिविल सर्वेंट ये चाहेगा कि उसके गले में ये फंदा डाल दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सारे मामले की तहकीकात हुई तो आपको फाइल मुकम्मल मिलेगी जिसमें ये पता चलेगा कि ये बिल कहाँ से आया, कहाँ से होता हुआ सदर तक पहुँचा और सदर से वापस आया या सदर के दफ्तर में पड़ा रहा या क्या सूरत रही, वो सारी सिचुएशन आपको पता चलेगी। और सर फिर अब इस सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर इस पर बात की जाए कि चले ऐसा हो गया, गो के ये आप कह रहे हैं कि अपने गले में फंदा डालने वाली बात है, लेकिन फिर भी ये हो गया, तो इसके बाद फिर सदर साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं? देखें, सदर जो है ना, उसकी सिर्फ एक उसके सर पे टोपी नहीं है कि वो रियासत का सरबराह है और विफाक पाकिस्तान का सरबराह है, वो आपके मुसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ भी है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता और ऐसा मैं आज तक ये कहीं देखा नहीं गया। मैंने काम किया है ऐवान सदर में और ऐवान सदर में एक वक्त ऐसा आया जब जिस जमात ने उन्हें मुंतखब किया था, ममनून हुसैन साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसकी हुकूमत नहीं रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। लेकिन इसके बावजूद सदर ममलिकत के एहतराम में, उनके अहकामात पर अमल दरामद में मैंने कोई कोताही नहीं देखी। ठीक, शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं। सर, ये सदर ममलिकत का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, ये क्या हुआ है? ये बात हुई आपकी कोई सदर साहब से? उन्होंने कुछ बताया? उनको धोखे में रखा गया, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर 24-28 घंटे गुजर गए, फिर उसके बाद ये मामला वो सामने लेकर आए, ये हुआ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, he is the head of the state, he is the supreme commander of our army, he is the part of the parliament। ये इसके ऊपर, ये इनके पास ये कैप्स हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट। सर, वो बेसिकली मैंने वो पीटीआई वाला जो तस्करा किया था, मुझे ये किया था, वो पिछले दिनों वो कुछ बिल्स आ रहे थे, फिर वो जमान पार्क जाते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर वो बताते थे कि हाँ जी उसको मंजूर कर लिया है, तो फिर इस वजह से वो पीटीआई के रहनुमा भी रहे ना। थे वाली बात को हम नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ही इज हेड ऑफ द स्टेट, वो आईनी सरबराह हैं, उनके हुक्म की तामील होनी है जिस तरह वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं। आइन और कानून के मुताबिक जमान पार्क में उसका हवाला दे रही थी। अभी इधर आ जाए, मेरा ख्याल है उधर जाएंगे तो सवाल रह जाएगा। वो पीटीआई के नहीं है, तो सर वो तो इमरान खान साहब के पास गए थे पूछने के लिए, समृद्धि दिखा के फिर वापस आ गए थे। अगर चले जाते हैं, वो जिन बुनियाद पर गए थे, वो समरी साइन करवाने वो वाली गए थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाला इशू था। उनकी ये थी कि सबको इतमाद में लेके वो चलना चाहते थे, वो इस वजह से उनके साथ कंसल्ट किया। एक हेड ऑफ द स्टेट किसी को भी, किसी के साथ भी कंसल्ट कर सकता है और पीटीआई इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसलिए उसके साथ अगर कंसल्ट करते हैं, अगर वो किसी और के पास गए होते तो उसका भी हवाले दे देते। देखें, एक तरफ पीडीएम, मैं बता देता हूँ, एक तरफ पीडीएम की जमातें थी, सारी की सारी इक्तदार में थी, दूसरी तरफ एक ही अपोजिशन है, उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी है तो मुझे बता दें। हाँ, जमात इस्लामी के पास वो नहीं गए, अगर आप कहेंगे तो उनके पास जाना चाहिए था जिसकी सिर्फ एक सीट है पूरे पार्लियामान में, उसके अलावा कोई पार्टी है तो बता दें। दो ही पार्टियां थी ना इक्तदार में, एक इक्तदार एक अपोजिशन, और अपोजिशन के पास अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर उनको आप इग्नोर कर रहे हो एक सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को। दैट इज द बैकग्राउंड। अब आगे हम चलते हैं इस केस में। हद तक इसमें दो पोर्शन है, एक है 75 का पोर्शन नंबर 1, उसके अंदर है कि अगर कोई भी असम्बली पास कर दे बिल, खा वो नेशनल असम्बली हो और सेनेट हो, दोनों जब पास कर देंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास दो अख्तियार हैं।
आइदर उसके ऊपर साइन कर दे या उसको रिटर्न कर दे। तीसरी सूरत यहाँ नहीं है। अच्छा, अगर ये फर्ज करो, पहली बात तो यह है कि उन्होंने साइन नहीं किए, उन्होंने एतराज लगा के वापस कर दिया, अपने अमले को कह दिया इसको एतराज लगा के वापस कर दो, इसको वापस कर दें, तो उनका वर्बल हुक्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो कोई भी वर्बल ऑर्डर दें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो लिख लें और सब्सिक्वेंटली उससे चाहें तो साइन करा लें, और साइन कराने चाहिए। और ये माजी में भी बेशुमार आर्डर्स ये वर्बल ही होते हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, और वो जो उनका सेक्रेटरी होता है या जो स्टाफ होता है वो उसको लिख लिया करता है, बाद में उसको साइन करते हैं, लेकिन अमल दरामद उसी वक्त हो जाया करता है। तो लिहाजा जब उन्होंने कह दिया तो मीनिंग देयर बाई वो वापस हो गया, दैट हैज नॉट बिकम द लॉ, और वो पार्लियामान वजूद नहीं है, वो बिल की सूरत तो होगी, एक्ट नहीं होगा। बात कर रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर एतराज लगाया या इन्होंने मना किया कि इसको वापस कर दे, तो वो लिखकर फिर क्या वो साइन करवाए गए? देखे ना, वो साइन हुए। वो किसका काम था? मैं एक बात बता दूं, इसके दो ऑप्शन है। पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए ना तो दैट डज नॉट बिकम ए लॉ। दूसरी बात, अगर उन्होंने रिटर्न करने का हुक्म दिया, वो वर्बल हुक्म भी अगर था, फर्ज करो कि उनके पास राइटिंग में अभी तक स्टाफ ने नहीं लिखवाया, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट एविडेंस, वो वापस हो गया। मैं उससे आगे अगले मैं जरा आपको वाजे कर दूं, मैं आगे वाजे कर दूं ना, फिर आपके सवाल की तरफ आ दूं। एक तीसरा एस्पेक्ट है, जब ये वापस रिटर्न होगा और जॉइंट सिटिंग में दोबारा अगर वो बिल पास हो जाए, उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास आ जाए, प्रेसिडेंट के पास अब दो ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो है उसको दस्तखत कर दें विद इन 10 डेज। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो जो बिल होगा दैट विल डीम टू बी एन एक्ट, यानी एक्ट ऑटोमेटिक एक्ट जो बनेगा वो दूसरी सूरत में बनेगा, पहली सूरत में नहीं बन सकता। आप फर्ज कर रही हो कि एक्ट भी उन्होंने साइन भी नहीं किए, फर्ज कर रहे हैं उसने वापस भी नहीं भेजा, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अमले ने नहीं भेजा या उन्होंने नहीं भेजा, फर्ज कर लेते हैं। इवन देन 75(1) उसको एक्ट नहीं बनाता जब तक कि वो दोबारा वापस जाएगा, वो वापस आएगा। 75(2) उसको बोलता है, 75(2) एंड 75(3) आइन की, वो ये कहते हैं कि फिर जा करके दोबारा एक्ट बनेगा जब दूसरी मर्तबा 10 दिन गुजर जाएं। सर, आप मुत्तफिक हैं? शुएब शाहीन साहब जो बात कर रहे हैं, सर, जिस तरह से सदर साहब का ट्वीट आया, उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, इस बिल से माफी भी मांग रहे हैं, वो कानूनी सूरत क्या हो सकती है सर? कानूनी हैसियत क्या होगी उनके इस ट्वीट की? इसमें कई इसके पहलू हैं, और पहला पहलू डिस्कस करते हैं कि शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है तो फिर पीटीआई डिफेंड क्यों कर रही है? फिर पीटीआई को डिफेंड नहीं करना चाहिए। हमने सुबह जब ये सूरत हाल जो है ना मुसलसल जो है ना मर्ज हो रही थी और इसकी समझ नहीं आ रही थी, तो सुबह जो सबसे पहले मैंने खुद जो मीडिया टॉक की है उसमें मैंने सदर साहब को डिफेंड किया, मगर उसके बाद सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती आ रही है। अब जो तब्दील होती हुई सूरत हाल है वो ये सजेस्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं पे इनका भी फॉल्ट है, और इनके फॉल्ट को आप एक और चीज़ के साथ मिलाइए। आपने जो है ना वो इंसिडेंटली ज़मान पार्क वाला जो है ना वो जिक्र कर दिया कि जी वहाँ कंसल्ट करने गए थे। वैसे ये आपको पता है कि वो ज़मान पार्क जब गए थे तो पहले साइन करके गए थे, यानी दोनों को खुश कर रहे थे। वो इधर भी खुश कर रहे थे, वो उधर भी खुश कर रहे थे। पता है ना आपको ये बात? वैसे मैंने खुद जो है ना कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको पूरी तरह अपोज किया था। मैं आपको बता दूं, मेरी स्पीच है बकायदा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सेनेट में किया था। बिल्कुल आप। तो मुझे इस बात से कोई हमदर्दी नहीं है। बात यह है कि जब हम मीडिया पे आते हैं और कोई बात हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, ये दुरुस्त है कि हम पार्टीज को डिफेंड करते हैं, मगर उसके बाद जो कुछ हम एटलीस्ट जो प्रोफेशनल राय देते हैं वो अमानत होती है, और उसमें पार्टीज का जो है ना वो अमल दखल नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ तो वो पीटीआई के मेंबर नहीं है, दूसरी तरफ पीटीआई उसको डिफेंड कर रही है, तीसरी तरफ वो जो है ना वो अपने प्राइवेट ट्विटर अकाउंट से जो है ना वो कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, साथ अल्लाह पाक से भी मांग रहे हैं। भाई अल्लाह पाक आपको माफ़ करे, यकीनन करे, कौम भी आपको पता नहीं माफ़ करे कि न करे, मगर उससे पहले जो है ना वो आपके बहुत सारे मामलात हैं जिसको जो है आपने आंसर करना है। देखिए, मैं एक चीज़ से एग्री नहीं करता, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से एग्री नहीं करता था। मैंने बुबांग दोहल जो है
खड़े होके उसको पूरी तरह उसके ऊपर जो है ना वो 5-10 मिनट जितना मुझे टाइम मिल सका था मैंने उसको अपोज किया और ठीक ठाक लफ्ज़ों में उसको अपोज किया। अच्छा खासा, मतलब इससे ज़्यादा शायद मुमकिन नहीं था मेरे लिए। तो बावजूद इसके कि मैं गवर्नमेंट अलाई हूँ, मैं JUI का मेंबर हूँ, मगर जो चीज़ मैं गलत समझता था मैंने अपनी ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक किया था। अब बात यह है कि एक आ गया एक जो पहला कानून था वो 12 अगस्त को इनके पास आ गया और दूसरा 18 को आया। ये नहीं कि एक स्ट्रोक में दोनों निकल गए, ये दोनों अलग अलग वाक़यात हैं। 12 और 18 में जी 2 और 8 2 अगस्त और 8 अगस्त 2 और 8 सारी मैं गलत हो गया हूँ लिखते हुए। तो 2 और 8 यानी इसमें 6 दिन का फ़र्क है। तो 6 दिन में वाक़या जो है ना, 6 दिन पहले वाले में भी एक ही हरकत हुई है, 6 दिन बाद वाले में भी एक हरकत हुई है। प्रूडेंट माइंड इसको एक्सेप्ट करता है। मैं सुबह जो है ना मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही थी प्रेसिडेंट साहब से। मैं समझ रहा था कि इतने मुकद्दस ऑफिस को चीट किया गया, यानी उनके जैली दख्खत बनाए गए हैं। तो मैं बड़ा जो ना सुबह मैंने जो मेरी स्टेटमेंट्स जो जितनी भी चली है वो इसी तरह से चली है कि ये तो तकद्दुस है और उनको बिलीव करना चाहिए। मगर यहाँ तो कोई और सर आपकी तरफ से एतराज किया गया था, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से एतराज किया गया था, चेयरमैन सेनेट की तरफ से भी इस पर बरहमी का भी इज़हार किया गया था। ये सारी कार्रवाइयाँ हुई थी, फिर ये मामला जो प्रोसीजर था वो आगे बढ़ा, फिर उसके बाद ये सब कुछ होकर फिर ये सदर साहब के पास आया ना सर। अब जब सदर साहब के ट्वीट के बाद जो कई रहनुमाओं की तरफ से आरिफ अलवी साहब से स्टेप डाउन करने की बात की जा रही है, इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं वो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि दिलेराना करार दे रहे हैं उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू के, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये जोहरी धमाका किया है, इसके देर पास रात होंगे। इसमें ऐसा है कि इसमें जज्बाती नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है या बहुत बुरा किया। देखिए इसमें करना जो है वो ये है कि इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। 2 मौक़िफ़ हो गए हैं। सुबह एक मौक़िफ़ था, हम सदर वाले मौक़िफ़ पे चल रहे थे, अभी 2 मौक़िफ़ हो गए हैं और सदर वाला मौक़िफ़ जो है बज़ाहिर जो है ना वो बादलों में छुपा हुआ और धुएं में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मामले की तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का पहला ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस सदर का ऑफिस है। भले उनके पास जो है ना वो सिर्फ इलामती इख्तियारात हैं, मगर सबसे बड़ा ऑफिस है। अगर सबसे बड़ा ऑफिस का मकीन जो है वो झूठ बोल सकता है तो ये बहुत बुरी बात है। अगर वहाँ धोखा हुआ है तो बहुत बुरी बात है। जो कुछ भी हुआ है, मैं ये यहाँ पे किसी का वो नहीं लूंगा, मगर किसी नतीजे पे पहुँचना चाहिए। लेकिन सर जब ये इसका पूरा नतीजा निकलता है, क्योंकि अब इसकी तहकीक और तफ्तीश तो इस पे होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, तो सर अगर प्रेसिडेंट हाउस से ही हमें दिखता है कि वहीं से ही कोई गलती, कोई कोताही हुई है, तो मैं सदर साहब के हवाले से स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ कि फिर क्या हो सकता है सजा के तौर पर। सर देखिए, अगर सदर साहब झूठ बोल रहे हैं कौम से और ये अल्लाह ताला को और कौम से उनको इन्वॉल्व करके माफ़ी मांग रहे हैं, मगर झूठ बोल रहे हैं, फिर देन जो है ना फिर उनको उनके खिलाफ जो है ना वो ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए, इम्पीच करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल चार्ज बनता है। और अगर वो सच कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और अगर जो है ना उनके स्टाफ ने कोई धोखा किया है तो देन जो है ना फिर स्टाफ को सैक करना चाहिए। और अगर कोई और तीसरी कुव्वत है, किसी और ने इस तरह से किया है, फिर उनके खिलाफ भी जो कुछ भी है वो सामने लाया जाना चाहिए। इस मामले को अब इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। इस मुल्क को रुसवा कर दिया गया। शुएब साहब, अब आप लोग क्या करेंगे सर? क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? क्या इस मामले को अदालत ले जाया जा सकता है, या फिर सदर साहब से मुतालबा करेंगे कि वो जो सारा अमला है उसको सैक किया जाए? क्या किया जाए सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे इन्फॉर्मेशन में आया है, मुझे नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया के जरिए अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने सदर साहब ने ख़त लिख दिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस की सूरत में। तो आप देखते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेते हैं। नंबर 2, PTI ने फैसला किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस एक्ट को, जो सो कार्ड एक्ट है, हम इसको एक्ट नहीं मानते, ये बिल की सूरत तो हो सकता है बट इट इज़ नॉट एन एक्ट। तीसरी सूरत जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि PTI वाले इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, एक से बात कर दूँ, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, हम एक आईनी इदारे के सरबराह को उसके साथ जो धोखा हुआ है उसको डिफेंड कर रहे हैं, और इसी तरह डिफेंड कर रहे हैं जिस तरह आप डिफेंड कर रहे थे। और हम ये कहते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान के साथ यहाँ
कोई लोग धोखा कर सकते हैं, यहाँ वो सदर पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, पार्लियामान को रबर स्टैंप बना सकते हैं, तो हमें उस प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े होना चाहिए। आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया था, उस वक्त जेयूआई की तरफ से उठाया गया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मौकफ उठाया गया, लेकिन नहीं सपोर्ट किया, खामोश बैठे रहे सर, इसी वजह से फिर वहां से वो निकल गया था ना। मुखालफत की, मेरा ख्याल अली जफर साहब थे और बाकी हमारे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, बिल्कुल कोई सपोर्ट किसी ने नहीं किया। इसमें जेयूआई कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुखालफत की, आई थिंक रज़ा रब्बानी साहब ने मुखालफत की, सेनेटर मुश्ताक ने मुखालफत की, पीटीआई ने मुखालफत की, और सब ने मुखालफत की जो इसमें इंडिपेंडेंट अपना रोल रखते हैं। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। हम इसको पीटीआई की तरफ से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर ये गवर्नमेंट ने इसका गजट नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो। बाकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, कौन इसमें मुलव्वस है, जो लोग मुलव्वस हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़ारे, जो इसमें अगर फ़र्ज़ करो एमएस मुलव्वस है, मिलिट्री सेक्रेटरी मुलव्वस हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन दूसरी जगह पे होगा। अगर उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुलव्वस हैं, उसके खिलाफ एक्शन ईएनडी रूल्स के तहत प्रोसीडिंग होगी। कोई छोटा अमला कोई और मुलव्वस है, फैसला कर चुके हैं कि आप इस मामले को अदालत में लेकर जा रहे हैं। और कामरान साहब मुख्तसरन फरमाइएगा सर, आपको क्या लग रहा है, सदर साहब का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको? देखिए, अगर तो वो सच बोल रहे हैं तो शायद वो हीरो बन जाएं इस बात पे, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं जैसा मैंने कहा कि ज़मान पार्क वाले मामले में था, तो फिर जो है ना वो ज़ीरो बन जाएंगे। इतनी सारी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, साथ और खुद भी डूबेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन मौजूद थे और डॉक्टर फारूक आदिल साहब साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर अब अदालत जाने का फैसला कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नबील गबूल साहब साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। सबसे पहले तो ये सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नई मरदमशुमारी है उस पर पहले सर मंजूरी देती है, फिर उस पर एतराज़ उठाती है, जब हल्का बंदियाँ होती हैं तो फिर आपकी जानिब से एतराज़ उठाया जाता है। सर ये कन्फ्यूजन है या ये किसी किस्म का सियासी स्टंट है? क्योंकि जिस वक्त मंजूरी दी जा रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्म में था ना सर कि मरदमशुमारी मंजूर होगी तो ऑब्वियसली हल्का बंदियाँ होंगी। नहीं, मरदमशुमारी देखें, मरदमशुमारी हो चुकी है, दोबारा मरदमशुमारी ये कर रहे हैं और दोबारा हल्का बंदियाँ ज़ाहिर है पहले जो 2018 में हल्का थे वो अब नए मरदमशुमारी के वजह से तब्दील होंगे। लेकिन हमें ये इतलात मिल रहे हैं कि खुसूसन कुछ सिंध की मैं बात करूँगा कि सिंध इंटीरियर के जो है हल्के वो कम किए जा रहे हैं और शहर के हल्के जो है वो बढ़ा लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं पर कोई गड़बड़ नज़र आ रहा है, कहीं काल में दाल में काला है, कहीं पर कुछ इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले इलेक्शंस जो है वो 1997 के इलेक्शन की तरह का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि जब 1997 में जो लोग थे सर ये तो पहले से तय था सर। हाउस मौजूद नहीं है गबूल साहब, तो जो सूबों के अंदर होना था वही, कहीं पर सीट्स कम होनी थी, कहीं पर सीट ज़्यादा होनी थी, तो ये तो पहले से ही मालूम था ना। जिस वक्त सीसीआई में मंजूरी दी गई उसके बाद जब हुकूमत और इत्तेहाद हुकूमत ख़त्म हो गई सर, उसके बाद फिर ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नहीं, हम देख रहे जिस तरीके से जो तरीके देखें, बात यह कि अभी तक हल्का बंदियों का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास भी जब इतलात आते हैं जिस तरीके से हल्का बंदी प्लान किए जा रहे हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाकर उनको ऑन बोर्ड ले। अब वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है, तो हमें एतराज़ात है, हमारे एतराज़ात सुने और उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन जो चाहे फैसला करे, हल्का बंदी होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून वो कह रहे हैं कि सीसीआई के इजलास के जो फैसले हैं उसमें मुकम्मल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी और अब चंद हलकों में वो सीट्स के नुकसान को देखते हुए अब ये एतराज़ उठाया जा रहा है। तो आपकी बात ने भी यही तासुर दिया सर, तो वाकई ऐसे ही है ना? फिर बिल्कुल ऐसे ही। देखें, मुस्लिम लीग नून अपने फ़ायदे की सोचती है। मुस्लिम लीग नून हमारे हलीफ जमात थी, अभी नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के साथ ही हमारा मुकाबला है। तो बात यह है कि वो तो अपनी बात करेगी, लेकिन हमें ज़ाहिर है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, हम अपनी बात करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये जो वक्त आ गया है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो सबको ऑन बोर्ड लें, और ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलाए जिसमें सारे पार्टी के नुमाइंदे होने चाहिए। ठीक। अच्छा नबील साहब, ये जरदारी साहब का मियाँ साहब के साथ बड़ा याराना चल रहा था सर,
आज से कुछ दिनों पहले तक की बात है, बिलावल साहब तो ये तक कह रहे थे कि कराची के लिए शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। और सर जैसे ही ये हुकूमत ख़त्म हुई है, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी चंद दिन हुए हैं सर, और आप लोगों की तरफ से उंगलियां उठाना शुरू कर दी गई हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं सर कि पीडीएम के साथ देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? देखिए, जो नुकसानात हुए पिछली हुकूमत को, वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जो ख़ासकर जो काबीना के लोग थे जो बाहर से इंपोर्ट करके उनको फिर अहम वजारतें दी गई हैं, नुकसानात उनके वजह से हुए। जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया है उस पर बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए थे जब हुकूमत में हलीफ जमात में साथ होते थे। मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए सारी पॉलिसी जो बनाते थे उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि नुकसान हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मेरे ख्याल में जो नुकसान जो ये समझते हैं कि ये नुकसान है पीपल्स पार्टी के लिए, वो पीपल्स पार्टी को कोई ये तो नहीं कहेगा कि आपने महंगाई की मुल्क में। सबसे बड़ा इस वक्त इशू है महंगाई की, सबसे बड़ा इशू है डॉलर के, पाकिस्तान की जो रुपीस की डिवैल्यूएशन हुई है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दो लोग फैसले करते थे, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, और फिर उनको असिस्ट जो करते थे इसहाक डार साहब करते थे। हमसे तो पूछा ही नहीं जाता था क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, लेकिन अब आगे जाके आगे क्या होने जा रहा है, से मिलने ही जरदारी साहब दुबई जाते थे सर, तो बेहतर है। मैं समझता हूँ जो पिछली बातें उनको छोड़ के आज आप अहम टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर मैं समझ रहा था आप बात करेंगी, सवाल करेंगी, जो प्रेसिडेंट का ट्वीट है। सर तो मैं आज के टॉपिक्स पर भी बात तो करूंगी, लेकिन ये जो सारा इस वक्त जो सारी सिचुएशन हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा एतराज़ आ रहा है, तो रेलिवेंसी आपसे ही बनती है इन सवालों की। सर ये फरमाइए, नए निगरान वज़ीर आज़म आ गए, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो गए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब इस सारी स्टोरी में सर कहीं नज़र नहीं आए। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि अब जरदारी साहब लाहौर जा रहे थे मुसलसल, लेकिन वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट कोई बयान भी उनकी तरफ से सामने नहीं आया। तो इस खामोशी की कोई अहम वजह? मैं जो समझ रहा हूँ कि देखिए, मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ, पार्टी की तरफ से नहीं। जो मुझे जो लग रहा है ये कि जरदारी साहब नाखुश हैं इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके वजह से जो है वो आजकल खामोश है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, शहबाज शरीफ प्लस उनकी टीम जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कुछ फैसले ऐसे थे जिनसे वो नाखुश है। तो उनके वजह से ये मैं समझ रहा हूँ, ये मैं उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जब इन फैसलों होते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो फैसले हैं जो हुकूमत में होते हुए लिए गए, या वो फैसला है जो आखिर में लिया गया, यानी निगरान वज़ीर आज़म का फैसला, उससे मुतमईन नहीं है? दोनों हुकूमत में होते हुए और हुकूमत से जाते वक्त की जो कुछ अहम फैसले थे, ख़ुसूसन जो जाते वक्त की जो अहम फैसले थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जाने वाले वक्त की। यानी निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आप बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के फैसले से मुतमईन नहीं है जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब? नहीं, देखिए, निगरान वज़ीर आज़म एक जूनियर सियासतदान है, उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है। वो जो चीज़ें अभी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या जो डायरेक्शन पे मुल्क को लेकर जाएंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किस तरीके से मुल्क को चलाते हैं। इस 4 महीने में हम समझते हैं कि 4 महीना 90 दिन से ऊपर इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है, 90 दिन तो बहुत दूर की बात है, मुझे 30 दिन में बड़े ख़तरात नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में अब निगरान तो निगरान ही रहेगा, पता नहीं क्या, लेकिन ये कि कुछ मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन नहीं 90 दिन में कराते हैं तो बड़े देखिए, यही चीज़ें, यही ख़तरात हैं कि इलेक्शन या तो 90 दिन में होंगे या तो इलेक्शन फिर 5 साल बाद होंगे। ये ख़तरात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत चला कौन रहा है। यहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने काबीना जिस तरह बनाई है, ठीक है, ये 5 साल यही निगरान सेटअप बरकरार रहेगा सर?
जो आपको खतरात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक, और अगर ये खतरात आपको नज़र आ रहे हैं तो आपकी पार्टी के सरबराह को भी नज़र आ रहे होंगे सर, आपके जरदारी साहब को भी नज़र आ रहे होंगे सर। नहीं, मैं अपनी तरफ से बात करूंगा, जो मुझे खतरात नज़र आ रहे हैं वो मैं एज नबील गबोल बोल रहा हूँ। पार्टी की ये स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी की अपनी सोच है, बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की, जरदारी साहब की। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि या तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 5 साल के बाद होंगे, तो ये बेहतर ये है कि इलेक्शन को जो है ये जल्दी कराए। हल्का बंदियों में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। 2018 में हल्का बंदियाँ इन्होंने बहुत जल्दी में की थी, मुझे याद है महीने के अंदर ख़त्म कर ली थी हल्का बंदियाँ। तो ये बहाना अगर करना चाहते हैं या कोई रीज़न पैदा करना चाहते हैं तो क्या बहाने बहुत हैं। और आपकी पार्टी की तरफ से इंदिया भी दे दिया गया है कि अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो फिर अदालत जाने की भी बातें हो रही हैं आपकी तरफ से। सर मैं ज़रा इस पर आना चाह रही हूँ, 2018 में आपको पार्टी का टिकट नहीं मिला था और लियारी से बिलावल भुट्टो मैदान में आए लेकिन उन्हें शिकस्त हो गई। इस बार टिकट मिल रहा है क्योंकि जो पार्टी ज़राए कह रहे हैं कि शायद इस बार आसफा को लियारी से मैदान में उतारा जाए। देखिए ये तो पार्टी का जो डिसीजन होगा ज़ाहिर है वो फॉलो करना है, चाहे आसफा हो या चेयरमैन बिलावल खुद आए। मैं समझता हूँ अगर पार्टी ये समझती है कि मुझे लड़ना चाहिए, मैं 3 दफ़ा MNA बनाऊँ और 3 दफ़ा MPA बनाऊँ लियारी से, तो पार्टी मुझे टिकट देगी। लेकिन पार्टी नहीं समझती है कि मैं इस काबिल हूँ, आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो 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 हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो कहते हैं कि नबील गबोल जो है वो सोच समझ के बात नहीं करता है। नबील गबोल सोच समझ के बिल्कुल बात नहीं करता है। तो अगर नबील गबोल सोच समझ के बात नहीं करता है तो फिर वो पार्लियामेंट में आकर भी सोच समझ के बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं मेरिट पे नहीं हूँ। तो फिर अगर मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, और अगर मैं मेरिट पे हूँ तो पार्टी देगी टिकट। तो आपकी बात हुई है वैसे इस बारे में किसी से, बिलावल साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ है। अच्छा सर, ये कराची में एक तकरीब में बिलावल भुट्टो साहब की और आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद आपने यहाँ ये भी एतराफ़ किया था आपके जुमले कि आपके खिलाफ पार्टी के अंदर साजिश हो रही है। उसके बाद बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, आपने उन्हीं साजिशों का बताया उन्हें? देखिए मैं वो शख्स हूँ जिसको पहले दिन से पार्टी के अंदर साजिशों का मुकाबला मैं करता रहा हूँ। पहले दिन मतलब जब मेरी उम्र 22-23 साल थी, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और मैं 25 साल की उम्र में MPA बना था। तो उन दिनों उस ज़माने से मैं देख रहा हूँ और आज भी ऐसे ही हो रहा है। पता नहीं कुछ लोग ये समझते कि नबील गबोल अगर दोबारा से एक्टिव हो गया और दोबारा आ गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो जो दुकान चला रहे थे उनकी दुकानें अगर बंद वो सोच रहे हैं तो ये हकीकत है, दुकानें बंद होंगी उनकी। क्योंकि मैं एक सीनियर मोस्ट कायम अली शाह साहब के बाद नहीं, ये बात छोड़ दे। ये तो मैंने कहा ना, लोग कहते हैं सोच समझ के बात नहीं करते, तो इसलिए मैं ये बात भी नहीं करूँगा कि आप मुझसे नाम निकलवाना चाह रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में आऊँ या मैं कोई अहम ओहदे पर आऊँ। सर ये जो वीडियो वायरल हुई थी वो क्या वाकया था? क्यों आपसे मुसाफा नहीं किया था बिलावल साहब ने? वो नहीं, वो कोई ऐसे मुसाफा नहीं, वो शायद वीडियो आपने भी पूरी नहीं देखी है। उसमें बाकायदा उन्होंने मुझसे बात की और जब वो खड़े हो गए तो और भी लोग मुलाकात के लिए आ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है मुझसे जो है एक लाइटर मूड में, जिस तरह उन्होंने एक एक्ट किया, जिस तरीके से वो दिखाया कि हाथ से इस तरह किया, तो उन्होंने मेरे से पहले बात की, उसके उठते हुए ये किया था। तो उस पर मुझे कोई नाराज़गी नहीं है या कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ मेरे साथ गलत किया। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मैंने बहुत सारे टॉक शोज़ में कहा है कि जहाँ मुझे ये एहसास होगा कि मेरी अपनी पार्टी में अगर मेरे ये इज़्ज़त है और अगर मेरे साथ इस तरह का रवैया कोई इस्तेमाल अगर पार्टी का चेयरमैन करता है तो मुझे ज़रा दुख होगा। तो इससे बेहतर ये कि आदमी फिर इज़्ज़त से अपने घर जाके बैठ जाए। लेकिन मुझे ऐसा रवैया नज़र नहीं आया तो मैं उस पर क्या रिएक्शन दिखाऊँ आपको। सही। अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले आपने ही कहा था कि अगर आप चमचागिरी करते तो वज़ीर आला होते सिंध के, तो क्या सर अब तक जो वज़ीर आला आए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए, तो वो सारे क्या चमचागिरी करते हुए आए हैं सर, या जो अहम ओहदों पे पहुंचे हैं वो भी चमचागिरी करते हुए पहुंचे? अच्छा, आपने मेरे ख्याल में अपना शो ज़रा बड़ा ज़बरदस्त वो कर दिया, जैसे कि पॉडकास्ट होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मेरा मकसद हमारे वज़ीर आला के लिए नहीं था। जो अभी मौजूदा वज़ीर आला थे हमारे मुराद अली शाह, मेरा क्लास फेलो रहा है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में,
और बड़े नफीस इंसान है, और ऐसी बात मैंने उनके लिए भी आपकी बात के साथ रेलेवेंसी इसलिए बनती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे कि दुकानें चमका रहे हैं लोग यहाँ पर बैठकर। दुकानें चमका रहे हैं तो मैंने वजीर आला का तो नाम नहीं लिया, ना किसी मिनिस्टर का नाम लिया, मैंने तो कुछ एक जनरली बात की है। तो मैंने जिस हवाले से आप पूछ रही हैं कि अगर मैं चमचागिरी करता मैं वजीर आला होता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं मुंह बंद भी रखता अपना, चमचागिरी करना तो हम बलोच लोग करते नहीं हैं, लेकिन अगर मैं अपना मुंह भी बंद रखता तो शायद फ़र्क पड़ता। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिर में अफसोसनाक खबर की बात करते हैं। रानीपुर की कमसिन मुलाजमा के केस में पोस्टमार्टम के बाद मजीद दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हो गई है, जबकि जिनसी ज्यादती का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बच्ची के तकरीबन पूरे जिस्म पर ही तशद्दुद के निशानात मिले हैं। पेशानी पर नील, सीने के ऊपरी हिस्से पर सुर्खो स्याह निशान, जबकि कमर, बाजू, हाथ, गले, पेट, घुटने और पैर पर भी जाबजा जख्म थे। हसास आज़ा पर भी लाल उभार हैं, जिनकी मजीद जांच के लिए नमूने लैब भिजवाए गए हैं। रेप की अलामात जाहिर होने के बाद मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के DNA सैंपल लिए गए हैं, जबकि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हवेली आने जाने वाले रास्ते सील किए गए हैं। दीगर मुलाजिम बच्चों को रेस्क्यू करके घरों को वापस भेजा जा रहा है, जबकि हवेली में मौजूद तमाम मर्दों के DNA सैंपल्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर के रिमांड लेने का फैसला भी किया गया है, जिन्हें हकाइक को मस्क करने, लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुकदमे में नामजद किया जाएगा। अब तक जो वीडियोस सामने आई हैं, इससे ये तो आया हो गया है कि बच्ची की जिस्मानी हालत ख़राब होने पर उसे अस्पताल ले जाने के बजाय हवेली के अंदर ही एक डिस्पेंसर बुलाकर इलाज की कोशिश की गई। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्ची के वालिदैन को डरा धमका कर तदफीन पर मजबूर किया गया और हवेली में रहने वाले इस नाम निहाद पीर में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि बच्ची की लाश घर पर पहुंचा देता, बल्कि वालिदैन को बुलाकर कहा गया कि लाश ले जाएं, लेकिन वालिदैन के पास लाश ले जाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे, जिस पर गांव वालों ने चंदा करके बच्ची की मैयत हवेली से घर पहुंचाई। जूं जूं तहकीकात आगे बढ़ रही है, मजीद कर्बनाक हकाइक सामने आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, खुशाइंद है कि जुल्म सितम का शिकार बाकी बच्चों को हवेली से रिहाई मिलेगी, लेकिन सिर्फ इतना ही तो काफ़ी नहीं है। मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी हुकूमत, अदालतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों का असल इम्तिहान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।